एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये हमारा टॉपिक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इसको हम बोलते हैं, पहले से इसी नाम से बुलाया जाता था पुरानी एनसीईआरटी वगैरह में। लेकिन रेस्पिरेशन की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन टू यील्ड एनर्जी। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू यील्ड एनर्जी, ये दरअसल सेलुलर रेस्पिरेशन है। तो हम स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में कुछ बातें करेंगे, क्या क्या स्टेजेस हैं रेस्पिरेशन की उनको भी हम समझेंगे। तो ऑल सेट, बाकी चीज़ें आपको मॉड्यूल में मिलेंगी, पर बस समझाने के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अपलोड करे दे रहा हूँ जो कि हमें आज के लेक्चर में ज़रूरत पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट। फिलहाल मैं डाउट्स, रिएक्शंस और रेज हैंड ऑफ कर रहा हूँ, पहले पढ़ेंगे फिर हम आगे बात करेंगे। तो ऐसा है भाइयों, जो बेसिक डेफिनेशन है रेस्पिरेशन की वो होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन टू यील्ड एनर्जी। पर देयर आर सर्टेन स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए आप पढ़ने में ध्यान दें, बातें बंद। तो भाई आपको तो पता है, हम लोग जब ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, लंग्स और इन्वायरमेंट के बीच में एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। आपने फील किया होगा, आप चाहे ध्यान दें या ना दें, आपकी सांसें अपने आप चलती रहती हैं। इसे हम नॉर्मल ब्रीदिंग कहते हैं, और ये एक्चुअली एक इनवॉलंटरी एक्ट है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपकी ब्रीदिंग अपने आप चलती रहती है। इसे नॉर्मल ब्रीदिंग कहते हैं, या इसी को हम इप्निया भी कहते हैं। इस ब्रीदिंग के दौरान हवा हमारे लंग्स में जाती है और बाहर आती है। तो अगर हम स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन देखें तो सबसे पहले जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम देख रहे हैं, इसी की अगर हम बात करें, स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन में अगर हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस या स्टेजेस ऑफ गैस रेस्पिरेशन की हम बात करें तो हम क्या देखते हैं कि, चलिए ऑन सेट, कि जो हमारे लंग्स हैं, ये हमारे लंग्स हैं, ये हमारा ट्रैकिया और ब्रोंकाइल है, ठीक है। तो ये इधर इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट और लंग्स के बीच में एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। हवा अंदर आती है यहाँ से और ऐसे बाहर जाती है। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो देयर आर सर्टेन स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। पहली जो स्टेज है इसमें वो कहलाती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन इन्वायरमेंट एंड लंग्स। तो लंग्स और इन्वायरमेंट के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ये कहलाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी चीज आती है वो होती है इंटरनल रेस्पिरेशन। नाउ इंटरनल रेस्पिरेशन के दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इंटरनल रेस्पिरेशन का फर्स्ट पार्ट क्या है और सेकंड पार्ट क्या है ये देख लेते हैं। एक बार आपके लंग्स के जो ब्लड है, एक बार आपके लंग्स में एयर आ जाती है, तो एयर किस में आती है, लंग्स के अंदर जो एल्वेलाई होती है उनके अंदर आ जाती है। अब इन एल्वेलाई के अंदर भरी हुई हवा और इन एल्वेलाई की दीवारों से निकल रहे ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो कहलाता है फर्स्ट स्टेज ऑफ इंटरनल रेस्पिरेशन, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलर एयर एंड ब्लड। जो एल्वेलाई के अंदर ब्लड भरा हुआ है उसके और एल्वियोलर एयर के बीच में एक्सचेंज होता है, दैट इज द फर्स्ट स्टेज। फिर ये ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है, अब ये लंग्स से बाहर निकलता है। लंग्स से बाहर निकलने के बाद ये ब्लड कहाँ जाता है, ये ब्लड अब हार्ट से होता हुआ टिश्यू लेवल पे जाता है, और वहाँ पे जो सेल्स होते हैं उनको O2 दे देता है और उनसे CO2 ले लेता है, साथ में न्यूट्रिशन देता है और वेस्ट लेता है। तो ये जो एक्सचेंज है बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल मतलब क्या होता है, जो हमारे ऑर्गन्स के सेल्स हैं उन तक जो एक्सचेंज होता है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन, ये इंटरनल रेस्पिरेशन की दो स्टेजेस है। अब लास्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन जो साइंटिस्ट कार्टर ने डिफाइन करी थी वो होती है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि सेल्स को ऑक्सीजन तो दे दी गई है, पर ऑक्सीजन के साथ साथ उन्हें न्यूट्रिशन भी दिया गया है,
और जो न्यूट्रिशन उन्हें दिया गया है उस न्यूट्रिशन का ही ऑक्सीडेशन करके उससे एनर्जी यील्ड करनी है। तो इसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू यील्ड एनर्जी, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करना और उससे एनर्जी को यील्ड करना, यह कहलाता है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हमने देखा कि अलग अलग टाइप के स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन यहाँ पे होती हैं, और ये है जैसे एक्सटर्नल, इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है भाई, इसमें कोई समस्या नहीं है? तो आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे की बात करते हैं। पूरा का पूरा ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, एक्सटर्नल, इंटरनल, सेलुलर रेस्पिरेशन। पूरा का पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके हम दो चीजें पढ़ेंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर और बाद में इसका फंक्शन। फंक्शन यानी कि इसकी फिजियोलॉजी। तो पहले दोस्तों हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी दो चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। So let's talk about the structure part. पूरे के पूरा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसमें दो जोन्स होते हैं, कंडक्शन जोन और एक्सचेंज जोन। पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, कंडक्शन जोन और एक्सचेंज जोन। अब कंडक्शन जोन क्या होता है और एक्सचेंज जोन क्या होता है? देखो, जो कंडक्शन जोन है इसका फंक्शन होता है सिर्फ एयर के आने जाने का पैसेज प्रोवाइड करना, जबकि एक्सचेंज जोन का काम क्या होता है? टू प्रोवाइड साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो द फंक्शन ऑफ कंडक्शन जोन इज टू फैसिलिटेट पैसेज ऑफ एयर। एक्सचेंज जोन का फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मैं लिख सकता हूँ गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, तो ये दो जोन हो गए। अब जैसे एक पेड़ होता है, आपने देखा होगा, एक पेड़ में क्या होता है? जड़ों के बाद तना, शाखा, टहनियाँ, छोटी टहनियाँ और छोटी टहनियाँ, और इसी पेड़ में फिर ऊपर जाकर बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती हैं इस तरह से, और लास्ट में इस पेड़ में क्या बनती हैं? पत्तियाँ या लीफ। अब जो ऑर्गेनिक मतलब जो फोटोसिंथेसिस है या जो काम है, वो तो किस में हो रहा है? वो तो पत्तियों में हो रहा है ना, तो वो एक्सचेंज जोन है। बाकी जो तना, शाखा, टहनियाँ हैं, ये सब क्या है? ये सब तो कंडक्शन जोन है। समझ रहे हैं ना? जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो जिस जोन में हो रहा है, असली काम तो वहाँ हो रहा है। जैसे पेड़ का असली काम तो लीफ में हो रहा है ना, बाकी तो बस ये एक्सचेंज जोन, बाकी तो बस आने जाने का रास्ता दे रहा है, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स और वाटर, है ना। तो इसी तरह से एक कंडक्शन जोन होता है, एक एक्सचेंज जोन होता है। तो एक्सटर्नल नोज या नॉस्ट्रिल्स से लेकर, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक कहाँ शुरू होता है? नोज से। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स जो होते हैं वहाँ से लेकर, और ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्मिनरी ब्रोंकस से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक का हिस्सा, ये कंडक्शन जोन में आता है। अभी मैं बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा। नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक कंडक्शन जोन में आता है, जबकि एक्सचेंज जोन में आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेकर और एल्वेलाई तक का पोर्शन। क्या फर्क है अभी देखते हैं। तो भाई, ब्रोंकाइल ट्री कंडक्शन जोन का और रेस्पिरेटरी ट्री एक्सचेंज जोन का पार्ट है। किस तरह से? यहाँ पे देखिए आप, अब जैसे ये हमारे लंग्स हैं, इसके बाद ट्रैकिया आती है, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, इस तरह से यहाँ पे आता है, और एक पूरा ब्रोंकाइल ट्री बनता है। ये सिर्फ आने जाने का रास्ता है। इसके बाद लास्ट में ना यहाँ पर एल्वेलाई बनते हैं। तो जो एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो कहाँ होता है? वो होता है एल्वेलाई में, या उसके थोड़ा सा पहले। तो ये जो हिस्सा है ना, इसको हम एक्सचेंज जोन बोलते हैं।
चलो पढ़ाई पे ध्यान दो यहाँ पे। आज के बाद अगली क्लास तो हम कोटा में लेंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा थोड़ा एक्सचेंज ऑफ गैसेस ना यहीं से शुरू हो जाता है। देखो जैसे ट्रैकिया है, ये प्राइमरी ब्रोंकस, ये सेकेंडरी ब्रोंकस, ये टर्शियरी ब्रोंकस, ऐसे करते करते ना टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक ब्रोंकाइल ट्री होता है, क्योंकि यहाँ तक कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता, तो इसको ना हम कंडक्शन जोन बोलते हैं। तो यहाँ तक का जो ये जोन है ये कंडक्शन जोन कहलाता है। लेकिन इसके बाद अगर देखें तो रेस्पिरेटरी ट्री से एक्सचेंज ऑफ गैसेस शुरू हो जाता है। हालांकि थोड़ा थोड़ा ही होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में, एल्वेलाई में, एट्रियम में, एल्वेलर सैक में थोड़ा थोड़ा ही होता है, पर मेन एक्सचेंज कहाँ होता है? एल्वेलाई में। दिस इज द मेन एरिया ऑफ एक्सचेंज। तो पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी ट्री को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ब्रोंकाइल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री, या कंडक्शन जोन और एक्सचेंज जोन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। तो देयर आर टू जोन्स, कंडक्शन जोन एंड एक्सचेंज जोन। ठीक है, और इसी चीज को हम आगे और समझते हैं। मतलब ब्रोंकाइल ट्री जो होता है इसकी वॉल के अंदर कार्टिलेज की रिंग होती है जो इसको नॉन कोलैप्सिबल बनाती है, जबकि रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर कार्टिलेज की रिंग नहीं होती। अब कार्टिलेज की लेयर क्या होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ना आपको यहाँ पे ट्रैकिया दिख रही है, ये ट्रैकिया बाद में प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस ये सब बनाती है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक इसकी वॉल के अंदर सी शेप हाइलिन कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं। अब सी है तो कहीं ना कहीं से अधूरा होगा। ठीक है, तो ये डॉर्सली इनकम्प्लीट होती है, पर ये कार्टिलेज की रिंग्स यहाँ होती हैं वॉल के अंदर, और यही कार्टिलेज की लेयर आगे ट्रैकिया के अलावा, ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, इस सब के अंदर भी होती है। कहाँ तक होती है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। ये देखिए यहाँ तक टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक ये लेयर होती है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद ये लेयर एब्सेंट होती है, इसके बाद ये लेयर नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद आप देख सकते हैं कि ये लेयर नहीं मिलेगी, तो वो एरिया जो है ना वो कोलैप्सिबल होता है। तो पहला सवाल तो ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, यहाँ तक की लेयर जो है ना नॉन कोलैप्सिबल होती है। तो पहला सवाल तो ये होता है, जो उठ रहा है वो ये है कि आखिर इसकी जरूरत क्या है इस लेयर की। ये इसलिए जरूरी है कार्टिलेज की लेयर, क्योंकि एयर पैसेज हमेशा खुला हुआ रहना चाहिए, एयर फ्लो कभी ब्लॉक नहीं होना चाहिए, तो कहीं वो है ना कोलैप्स ना हो जाए। इसलिए ट्रैकिया के बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकस सब के अंदर ये कार्टिलेज की लेयर पाई जाती है। कहाँ तक? टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। तो ये एरिया हमेशा है ना कांस्टेंट डायमीटर का रहता है, चाहे आप इंस्पायरेशन कर रहे हो चाहे आप एक्सपायरेशन कर रहे हो। इस एरिया का जो आप कह सकते हैं कि जो डायमीटर है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, नॉन कोलैप्सिबल रहता है। लेकिन इसके बाद जो एरिया है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एंड ऑनवर्ड्स, उस एरिया के अंदर ये कार्टिलेज की लेयर वॉल में एब्सेंट होती है, तो ये कोलैप्सिबल होता है, ये फूलता पिचकता रहता है। इंस्पायरेशन होता है तो फूल जाता है, एक्सपायरेशन होता है तो थोड़ा पिचक जाता है। तो ये थोड़ा सा इसका जो कोलैप्सिबल है तो ये इस तरह से फूलता पिचकता रहता है। ठीक है, तो ये, लेकिन इसी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है। क्यों होता है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस? क्योंकि यहाँ पर जो वॉल है वो बहुत पतली होती है, वो वॉल जिससे ब्लड गुजर रहा है वो बहुत पतली होती है, और जो एयर अंदर गुजर रही होती है उसके और ब्लड के बीच में बहुत बहुत ही थिन बैरियर होता है, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है। ठीक है, तो ये नॉन कोलैप्सिबल है। तो अगर हम ब्रोंकाइल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री का एक कंपैरिजन ड्रॉ करें कि दोनों में क्या फर्क है, तो देखिए कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं ब्रोंकाइल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री में, वो मैं बता देता हूँ। वही जो ब्रोंकाइल ट्री है वो कहाँ से कहाँ तक है? वो आपका ट्रैकिया से शुरू हो रहा है, इससे पहले भी एक्सचेंज जोन है, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक जा रहा है। जबकि जो रेस्पिरेटरी ट्री है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? तो ब्रोंकाइल ट्री ट्रैकिया से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक है, पहली बात, और इसके अंदर कार्टिलेज की रिंग है। ट्रैकिया में जो कार्टिलेज की रिंग होती है ना वो सी शेप होती है, और कहाँ से इनकम्प्लीट होती है? डॉर्सली। आप कहेंगे डॉर्सली क्यों इनकम्प्लीट होती है? क्योंकि ट्रैकिया के पीछे क्या है पता है आपको? ईसोफेगस, वो ना दब जाए इसलिए। तो ये ब्रोंकाइल ट्री ट्रैकिया से लेके और टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक के हिस्से को कहा जाता है। जबकि रेस्पिरेटरी ट्री जो है वो हम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लास्ट में एल्वियोलाई तक मानते हैं। ठीक है, तो कार्टिलेज लेयर की जहां तक बात है, तो कार्टिलेज लेयर प्रेजेंट होती है वॉल में, कहाँ? ब्रोंकाइल ट्री की। लेकिन कहाँ एब्सेंट होती है? रेस्पिरेटरी ट्री में। इसलिए ब्रोंकाइल ट्री नॉन कोलैप्सिबल है और रेस्पिरेटरी ट्री जो है वो कोलैप्सिबल है। ठीक है, इसके अलावा ब्रोंकाइल ट्री है, इट इज अ पार्ट ऑफ कंडक्शन जोन।
जबकि रेस्पिरेटरी ट्री जो है इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सचेंज जोन। तो ब्रोंकाइल ट्री जो है उसके अंदर कोई एक्सचेंज गैसेस नहीं होता है, लेकिन रेस्पिरेटरी ट्री में एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स। ऐसी हवा जो हम अंदर लें लेकिन वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ना करें, उसको हम कहते हैं डेड स्पेस एयर। ये आपने सुना है कि नहीं सुना है? तो ब्रोंकाइल ट्री में जो हवा भरी होती है वो डेड स्पेस एयर कहलाती है, क्योंकि ये वो हवा है जो हमारे लंग्स में घुसती जरूर है लेकिन वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो इसको हम कहते हैं डेड स्पेस एयर। और ये पता है कितनी होती है? ये होती है अराउंड 150 ml। और इसमें कोई एक्सचेंज नहीं होता है। लेकिन जो दूसरी एयर है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्री में जो मिलती है वो होती है रेजिडुअल वॉल्यूम। ये हमेशा रेस्पिरेटरी ट्री में रहती ही है, चाहे हम कितनी भी ताकत से एक्सपायरेशन कर लें। ये क्यों रह जाती है एल्वियोलाई वगैरह में, इसके बारे में मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। और ये कितनी होती है? 1200 ml होती है एडल्ट के केस में। ठीक है, तो ये होती है 1200 ml। तो यहाँ पे ये डिफरेंस हो गया। ये क्लियर है आपको? रेजिडुअल वॉल्यूम कहाँ मिलेगी? रेस्पिरेटरी ट्री में। और डेड स्पेस एयर कहाँ मिलेगी? ब्रोंकाइल ट्री में। डेड स्पेस एयर में एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होता, जो रेजिडुअल वॉल्यूम होती है उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ठीक है, तो जैसा आप इन लंग्स को यहाँ देख सकते हैं, हमारे लंग्स के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, कंडक्शन जोन और एक्सचेंज जोन। इसका यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक कंडक्शन जोन है, ब्रोंकाइल ट्री तक। एक्सचेंज जोन कहाँ से? ट्रैकिया से लेके और एल्वियोलाई तक। ये आप मॉड्यूल से पढ़ सकते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए डिस्टर्बेंस आप बर्दाश्त कर लो। वैसे भी आज क्लास हो सकता है 1.5 आवर की ही है, 2 आवर की क्लास आज नहीं होगी। ठीक है, और अगली क्लास से ये डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और हम लोग क्योंकि ऑब्वियसली साइड चेंज कर रहे हैं तो बाकी क्लासेस कोटा से होंगी, तो ये डिस्टर्बेंस नहीं होगा। पर आज जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने बात करी रेस्पिरेटरी ट्रैक की, जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से शुरू होकर और रेस्पिरेटरी पे आके खत्म होता है ना। तो ये हो गया भाई, ये लंग्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। और ये किस तरह से, तो मैं ना रेस्पिरेटरी ट्रैक को शुरू से पढ़ाऊंगा अब। तो मैं पहले इस एरिया को बताता हूँ। ये एरिया पता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, जबकि ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये पूरा ये कहलाता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो दो रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गए। एक तो ये वाला हो गया, देखिए आप, इसको हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये यहाँ तक होता है, इसको हम पढ़ेंगे। और फिर ये नीचे वाला जो आपको दिख रहा है ये कहलाता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो दो रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गए, अपर और लोअर। ठीक है, तो चलिए पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में पढ़ते हैं। तो दो नॉस्ट्रिल्स से हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक शुरू होता है। अब दो नॉस्ट्रिल्स होने का मतलब समझे आप? ये जो कंडीशन है इसे हम डायराइनस कंडीशन कहते हैं। तो अगर हम देखें कि किस तरह से दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं और डायराइनस कंडीशन क्या है, सपोज ये कोई आदमी है, तो अभी इस आदमी के अंदर यहाँ पे दो नॉस्ट्रिल्स हैं। ये डायग्राम हमने पहले भी देखा था, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। इसको हमने कहा डायराइनस कंडीशन। ये ऊपर यहाँ पर नेजल बोन है, और ये नीचे जो आपको दिख रहा है ये है पैलेट। तो ऊपर नेजल बोन है और ये नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम कहते हैं पैलेट। अब क्या होता है कि ऊपर वाला हिस्सा ये नेजल चैम्बर कहलाता है, और नीचे वाला हिस्सा ये ओरल चैम्बर या बकल चैम्बर कहलाता है। ठीक है, अब जो नेजल चैम्बर का कुछ हिस्सा जो आपको दिख रहा है, जो स्कल से बाहर निकल रहा है, ये इस हिस्से को हम नेजल वेस्टिब्यूल कहते हैं। ये हिस्सा ये नेजल वेस्टिब्यूल कहलाता है। यहाँ पे एक पार्टीशन होता है, हाइलिन कार्टिलेज का पार्टीशन, जिसको हम जो नेजल सेप्टम कहलाता है। ठीक है, जिसकी वजह से दो नेजल चैम्बर होते हैं, लेफ्ट और राइट। बट एक्चुअल नेजल चैम्बर तो यहाँ अंदर है, कहाँ? खोपड़ी के अंदर, जो ओरल चैम्बर से एक पैलेट से सेपरेटेड है। मैंने पैलेट के बारे में आपको पहले ही बताया था। आगे वाला हिस्सा है ये हार्ड पैलेट कहलाता है, पीछे वाला हिस्सा सॉफ्ट पैलेट, और लास्ट हिस्सा इसका जैसे लटका हुआ है ये कहलाता है यूला। याद है ना आपको? अब यहाँ पर नीचे हमने बनाया था इस तरह से कि यहाँ नीचे दो पाइप होते हैं। तो नेजल चैम्बर जो है वो नेजोफेरिंग्स के थ्रू फेरिंग्स में खुलता है, और ओरल चैम्बर जो है वो ओरोफेरिंग्स के थ्रू फेरिंग्स में खुलता है। इस तरह से हमने यहाँ एक डायग्राम बनाया था पहले भी। तो मैंने आपको बताया था ये इधर वाला हिस्सा जो है ये नेजोफेरिंग्स है, और ये नीचे वाला ओरोफेरिंग्स है। और ये जो कॉमन कैविटी यहाँ पे बना लेता है
इसको हम कहते हैं फेरिंग्स। तो नेजल चैम्बर, नेजोफेरिंक्स, ओरल चैम्बर, ओरोफेरिंक्स दोनों मिलकर जिस कॉमन कैविटी में खुल रहे हैं वो कहलाता है फेरिंग्स। अब फेरिंग्स के नीचे हमने दो पाइप बनाए थे, आपको याद होगा। एक ये आगे वाला पाइप था जिसको हमने कहा था ट्रैकिया, और एक पीछे पाइप था इसको हमने कहा था ईसोफेगस। ठीक है, बाकी ये सब तो हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे कि भाई यहाँ पे जो है ये ब्रेन रखा हुआ है और ये पीछे क्या चल रही है, यहाँ पर ये स्पाइनल कॉर्ड चल रही है, ये सब हम बाद में देखेंगे। ठीक है, आगे वाला पाइप जिसे हम ट्रैकिया कहते थे, इस ट्रैकिया वाले पाइप के ऊपर की ओपनिंग को हमने नाम दिया था ग्लॉटिस, जबकि पीछे वाले पाइप के ऊपर की ओपनिंग को हमने नाम दिया था गलेट। ये बातें हम पढ़ चुके हैं, पर क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक और जो अपना डाइजेस्टिव ट्रैक की कॉमन ओपनिंग है, इसलिए इसको दोबारा देख लें। ग्लॉटिस के ऊपर की इस ओपनिंग को हमने कहा था एपिग्लॉटिस, और मैंने आपको ये भी बताया था कि एपिग्लॉटिस जो है वो ग्लॉटिस से अलग पड़ा रहता है और उसको कवर नहीं करता। एपिग्लॉटिस एक ही कंडीशन पे ग्लॉटिस पे गिर सकता है, इस तरह का फ्लैप है ये, जब ग्लॉटिस अपनी पोजीशन से ऊपर उठे। अगर ग्लॉटिस अपनी पोजीशन से ऊपर उठता है तो एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस पे गिरता है और इसको बंद करता है, याद आया आपको? नहीं तो ये उस पर गिर के उसे बंद नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पे ये दो चीजें हमने देखी थी। तो पीछे गलत है, गलत के ऊपर कोई ऐसी ओपनिंग नहीं है। ठीक है, चलिए। तो अब नॉर्मली गलत की हाइट ग्लॉटिस से ज्यादा होती है। फिर मैंने आपको डिग्लूटेशन बताया था, और डिग्लूटेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम खाने को चबाते हैं, ये दोबारा नहीं बताऊंगा, पहले बता चुके हैं हम। जब हम खाने को डाइजेस्टिव में देखा था, खाने को चबाने के जब वो ओरोफेरिंक्स में आता है तो डिग्लूटेशन रिफ्लेक्स पैदा होती है, जिसकी वजह से ट्रैकिया ऊपर की तरफ पुल होती है। जब ट्रैकिया ऊपर पुल होती है तो ग्लॉटिस अपनी पोजीशन से ऊपर उठता है, और जब ग्लॉटिस अपनी पोजीशन से ऊपर उठता है तो एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस पे गिरता है। इस मोमेंट पे हम ब्रीथ नहीं कर सकते क्योंकि एपिग्लॉटिस ने ग्लॉटिस को बंद किया हुआ है। ठीक है, और अब फूड का बोलस जो है वो ऊपर से स्लाइड करता है ओरोफेरिंक्स से एपिग्लॉटिस से, किसमें घुस जाता है? गलेट में, और गलेट में घुसने के बाद वो ईसोफेगस में होने वाली पेरिस्टाल्सिस की वजह से नीचे की तरफ जाता है और स्टमक में फिर कार्डियक स्फिंक्टर खुलता है और वो स्टमक में जाकर फिर वो फूड जो है, फूड का बोलस वो वहाँ चला जाता है। तो ये हम पढ़ चुके थे। आज हम रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में बात करेंगे जो कि आगे है। अब आप देखिए, सांस हमेशा आगे वाले पाइप में ही क्यों जाती है? क्योंकि लंग्स के नीचे सक्शन प्रेशर लग रहा है, तो चाहे आप नाक से सांस लें चाहे आप मुंह से सांस लें, हवा हमेशा आगे वाले पाइप में ही जाएगी। ये बात भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो ये तो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ लिया था, आज हमने इसको रिवाइज कर लिया। फिर जैसे ही फूड का बोलस पीछे खिसक जाता है, ट्रैकिया नीचे गिरती है, एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस के ऊपर से हट जाता है और ब्रीदिंग जो है वो दोबारा से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ब्रीदिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है, ये हम पढ़ चुके थे। तो ये तो इसके बारे में बात हुई। अब इससे आगे की बात करते हैं। अब एक चीज और देखिए, मैंने आपसे ये कहा था कि इसलिए फूड जो है वो आगे वाले पाइप में नहीं जाता, ये मैंने आपको बता दिया था ना क्यों नहीं जाता। अब एक बात सोचिए, कहते हैं कि खाते समय बोलना नहीं चाहिए या निगलते समय खासतौर पर बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होगा अगर एपिग्लॉटिस ने ग्लॉटिस को ठीक से बंद नहीं किया। सोचिए, अगर एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को ठीक से बंद ना करे तो फूड या वाटर का बोलस आगे वाले पाइप में भी तो घुस सकता है, तो गड़बड़ हो जाएगी अगर आगे वाले पाइप में घुस गया तो इसे कहते हैं कफ रिफ्लेक्स। अब कफ रिफ्लेक्स कब होती है? जब फॉरेन बॉडी कहाँ होती है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। तो देख लेते हैं कैसे ये कफ रिफ्लेक्स पैदा होती है। होता क्या है दरअसल कि जैसे ही कोई फॉरेन बॉडी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में पहुंचती है, ठीक है, अब जैसे ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यहाँ पर फॉरेन बॉडी आई, क्यों आई? क्योंकि आपने है ना, आप पानी पी रहे थे, अचानक आपको हंसी आ गई, किसी ने जोक सुना दिया, आपको हंसी आ गई। तो जब आप हंसते या बोलते हैं तो आप क्या करते हैं? आप यहाँ से हवा को ऊपर ब्लो करते हैं, और जब आप यहाँ से हवा को ऊपर ब्लो करेंगे उसी वक्त पानी यहाँ से नीचे उतर रहा है, तो एपिग्लॉटिस ने ग्लॉटिस को कवर किया हुआ है, लेकिन आप नीचे से पुश कर रहे हैं ना एपिग्लॉटिस को, हवा को बाहर निकाल रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, तो हो सकता है एपिग्लॉटिस अपनी पोजीशन से थोड़ा खिसक जाए और ग्लॉटिस को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाए। तो ऐसे में क्या होगा बताओ? अब क्या होगा? फूड या वाटर का जो बोलस है वो थोड़ा सा आगे वाले पाइप में घुसने की कोशिश करेगा, लेकिन ये आगे वाले पाइप का ये जो एरिया है ना, ये हाईली सेंसिटिव होता है किसी भी सॉलिड या लिक्विड चीज के लिए, यहाँ तक कि डस्ट पार्टिकल्स के लिए भी। तो जैसे ही वो सॉलिड या लिक्विड चीज यहाँ आती है तो यहाँ से ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाती है कि फॉरेन बॉडी आगे घुसने की कोशिश कर रही है। तो ब्रेन के ही लोअर सेंटर जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होती है ना, वहाँ पर एक कफ सेंटर भी होता है, तो कफ रिफ्लेक्स पैदा होती है, और अब हमको उस फॉरेन बॉडी को आगे वाले पाइप में गिरने घुसने से रोकना है। ऐसे में क्या होगा? अब तेजी से हवा आगे पुश होगी। तो अगर फॉरेन बॉडी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में है तो इसकी वजह से जो हवा है वो तेजी से ऊपर की तरफ पुश होगी, यहाँ से कफ रिफ्लेक्स पैदा होगी, यहाँ से तेजी से एयर ऊपर पुश होगी। जब यहाँ पे तेजी से एयर पुश होगी तो उसी वक्त क्या होगा कि जब यहाँ पे तेजी से एयर इस तरफ में पुश होगी तो उसी वक्त ये जो यूवला है ये ऊपर की तरफ बेंड करेगी। वैसे खाना निकलते टाइम भी यूवला ऊपर की तरफ बेंड करती है ताकि खाना ऐसे ना चला जाए, वही यूवला इस समय ऊपर की तरफ बेंड करेगी और नेजोफेरिंक्स को बंद कर देगी। एक बार नेजोफेरिंक्स बंद हो गया तो ये जेट ऑफ एयर जो यहाँ से बाहर निकल रहा है, पूरी की पूरी हवा कहाँ से बाहर निकलेगी? मुंह से, और जब ये तेजी से हवा मुंह से बाहर निकलेगी तो इसी के साथ जो फॉरेन बॉडी या पार्टिकल यहाँ पे है वो भी बाहर पुश हो जाएंगे। इसे कहते हैं हम कफ रिफ्लेक्स।
तो जब फॉरेन बॉडी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में होती है तो हमें ठसका लग जाता है और खांसी आती है, वो इसलिए ताकि वो फॉरेन बॉडी और ज़्यादा नीचे ना जा पाए, ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों फॉरेन बॉडी यहाँ है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, तो फिर आपको कफ रिफ्लेक्स नहीं, इस बार आपको स्नीज रिफ्लेक्स आएगी। तो फॉरेन बॉडी इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब नोज वगैरह का जो एरिया है ना, ये एरिया, तो इस बार कफ रिफ्लेक्स नहीं, इस बार स्नीज। तो अब जो है वो छींक आएगी। सपोज फॉरेन बॉडी इस एरिया में यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो क्या होगा, हमें उसको बाहर पुश करना है फॉरेन बॉडी को, तो फिर से ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाएगी। तो फॉरेन बॉडी है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, तो ब्रेन से फिर एक बार जेट ऑफ एयर यहाँ लंग से बाहर की तरफ पुश होगा और इस बार यूला बीच में ही रहेगी, ऊपर की तरफ झुक के इसको बंद नहीं करेगी नेजोफेरिंक्स को। तो जेट ऑफ एयर तेजी से मुंह से तो बाहर निकलेगा, साथ में प्रेशर यहाँ भी लगेगा और यहाँ से भी एयर को बाहर की तरफ पुश किया जाएगा। इसे कहते हैं हम स्नीज रिफ्लेक्स, ठीक है। भाई फॉरेन बॉडी फूड पाइप में नहीं जाती है, अगर ज्यादा कुछ चली गई है तो फिर उसे निकलवाना पड़ेगा किस तरह से, तो अपने आप खांस खांस के थोड़ी देर में ऊपर आके निकल जाएगी। या सिक्का विक्का अंदर निकल लिया है बहुत, तो फिर उसको लेरिंगोस्कोप से फिर निकालना पड़ेगा खींच के बाहर, ठीक है। तो ये कफ रिफ्लेक्स और स्नीज रिफ्लेक्स का फर्क आपको समझ में आया। कफ रिफ्लेक्स मतलब जब फॉरेन बॉडी होती है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, और स्नीज रिफ्लेक्स कब होती है जब फॉरेन बॉडी होती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। और फेरिंग्स ही वो एरिया है जहां पर आप देख सकते हैं फूड और एयर का जो पैसेज है वो क्रॉस होता है। इसलिए सबसे कॉमन इन्फेक्शन कौन सा होता है भाई, वो फेरिंजाइटिस, पहले ही बताया था मैंने आपको। साथ में मैंने आपको यही बताया था कि जो ये नेजोफेरिंग्स है, ये यूस्टेचियन ट्यूब नाम की एक कैनाल से मिडिल ईयर के साथ कनेक्टेड होता है। वो इसलिए क्योंकि प्रेशर को बैलेंस करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे जब ईयर पढ़ेंगे। इसीलिए नाक कान गला यानी ईएनटी हमेशा एक ही डिपार्टमेंट होता है, ईयर नोज और थ्रोट का डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ होने वाले इन्फेक्शन जो है वो अक्सर कॉमन होते हैं। संकेत कह रहा है जब तक डॉक्टर के पास जाएंगे तब तक तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी अगर सिक्का फंस गया तो। संकेत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि सिक्का एक फ्लैट चीज है, उसके इधर से उधर से हवा जाती रहेगी, हवा जाती रहेगी तो पेशेंट जिंदा रहेगा। प्रॉब्लम कब आती है, जब किसी की ट्रैकिया किसी और रीजन से चोक हो गई हो और अब उसके यहाँ से हवा ही नहीं जा पा रही अंदर, अब मर जाएगा वो। तो लास्ट ट्रीटमेंट पता क्या होता है, आपने पता नहीं आपने फिर फिल्मों में देखा हो, साइंस फिक्शन में या नहीं, कि ट्रैकिया को यहाँ से काट देते हैं और यहाँ से पाइप घुसा देते हैं अंदर, स्ट्रॉ या पाइप घुसा देते हैं जिससे हवा अंदर जाती रहती है। ट्रैकियोस्टोमी कहते हैं इसको, क्योंकि इस ऊपर के एरिया में अगर घुस गया है तो, है ना, कुछ ब्लॉक हो गया ऊपर तो। कभी देखा है ऐसा आपने, यहाँ से कट करके यहाँ से पाइप घुसा देते हैं, क्योंकि लंग्स में हवा भेजना जरूरी है उसमें। बाद में देखेंगे क्या करना है उसको, कैसे ठीक करना है, ये सब आप एमबीबीएस में पढ़ना। अभी तो मैंने आपको बताया यहाँ से घुसाएंगे फिर सीधी हवा, तो अगर ऊपर कुछ ब्लॉकिंग आ गई तो। चलो ज्यादा गहरा मत कर देना, सर तन से जुदा मत कर देना, वरना मर ही जाएगा वो, तो चला यहाँ से पूरे काट दिया। तो आगे बढ़ते हैं, बस इतना सा एरिया में छेद करते हैं यहाँ पे ताकि हवा यहाँ से अंदर जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने बात करी इसके बारे में। चलो आगे ध्यान दो, ये सब डॉक्टरी में करना अभी नहीं। तो भाई ये कभी कभी क्या होता है कि यूबुला ना पूरी तरह नेजोफेरिंक्स को बंद नहीं कर पाती, जब तेजी से हवा यहाँ से बाहर निकलती है ना, भाई बंद नहीं करती ना, तो कभी कभी खांसते हैं ना एकदम से, हंसी आ गई पानी पीते हुए, नाक में पानी चढ़ जाता है कई बार ऐसे ही ऊपर भी, क्योंकि यूबुला ने नेजोफेरिंक्स को बंद नहीं किया। जब आपने यहाँ से ऊपर पुश किया एयर को, अगर ये बंद नहीं करेगी तो फिर बंद करेगी तो यहाँ से निकलेगा, नहीं तो थोड़ा यूं चला जाएगा, जो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई आपको। तो ये तो मैंने कफ रिफ्लेक्स और स्नीज रिफ्लेक्स बताया किस तरह से काम करती हैं। अब दोस्तों इस हिस्से पे फोकस करते हैं। ये जो हिस्सा है ना ट्रैकिया का इनिशियल हिस्सा, यहाँ पे जो ट्रैकिया की वॉल है, इट इज मॉडिफाइड टू फॉर्म एन अरेंजमेंट ऑफ कार्टिलेजेस। दिस अरेंजमेंट ऑफ कार्टिलेजेस इज कॉल्ड एज द लैरिंग्स। तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ कार्टिलेज है इसको हम लैरिंग्स कहते हैं। तो चलिए किस तरह से ट्रैकिया की वॉल या मॉडिफाई होकर लैरिंग्स बना लेती हैं, इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम और यहाँ पर ले लेते हैं। ये हम उठाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, इसी में मैं आपको समझा दूंगा। ये वाला डायग्राम आपको याद होगा। तो ये डायग्राम याद है ना आपको। छोटी छोटी बातें कुछ और भी कई बार आ जाती हैं, बता देता हूँ मैं आपको। जैसे ये जो एरिया है ना नेजल चैम्बर का, ये एरिया, इस एरिया में अंदर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, इसमें स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, यहाँ पे ना सिलेटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है, और यहाँ पे इस तरह के बोनी फोल्ड्स होते हैं इस एरिया में। ये बोनी फोल्ड्स जो है वो टर्बाइनेट या कॉन्का कहलाते हैं। क्यों होते हैं ये टर्बाइनेट या कॉन्का, क्योंकि ये इस तरह से बोनी फोल्ड्स है, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम ये चाहते हैं कि जो एयर अंदर घुसे वो ह्यूमिडिफाइड तो हो ही जाए, साथ में अगर बहुत गर्म हवा है तो थोड़ी ठंडी हो जाए, बहुत ठंडी हवा है तो थोड़ी सी गर्म हो जाए। तो एयर जब यहाँ से अंदर घुसती है ना ऐसे, तो वो ऐसे जिगजैग पाथ से होती हुई अंदर घुसती है, देखिए ऐसे। इससे क्या फायदा होगा, हवा ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, इसे पता है नेजल काउंटर करंट भी कहते हैं। नेजल काउंटर करंट, काउंटर करंट मतलब विपरीत धारा में बह रही है हवा, देखो पहले इधर गई फिर इधर गई फिर इधर गई फिर यूं गई और फिर यूं गई, तो दिस इज कॉल्ड नेजल काउंटर करंट, है ना। इससे क्या होगा, ये रेस्पिरेटरी जोन में एक तो ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर हो रहा है, क्योंकि हम ये चाहते हैं जो हवा अंदर घुसे वो थोड़ी सी मॉइस्ट हो जाए। दूसरी बात,
एयर कंडीशनिंग हो रही है, बहुत गर्म हवा अंदर घुस रही है तो वो थोड़ी ठंडी हो जाएगी, बहुत ठंडी हवा अंदर घुस रही है तो थोड़ी सी गर्म हो जाएगी। और तीसरा, डस्ट पार्टिकल्स इस जिगजैग एरिया में ट्रैप हो जाएंगे। तो अगर डस्ट पार्टिकल्स इस जिगजैग एरिया में ट्रैप हो जाएंगे तो इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हवा अंदर घुसे, उसका टेम्परेचर ठीक हो, और हम नहीं चाहते कि जो डस्ट है वो अंदर जाए, कहाँ अंदर जाए, लंग्स के अंदर, है ना, तो वो इस एरिया में ट्रैप हो जाएगी। तो ये 3 काम कंडक्शन जोन करता है। और बेसिकली कंडक्शन जोन आगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एयर तो कर ही रहा है, साथ में ये 3 काम कंडक्शन जोन का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी यूआरटी वाला हिस्सा कर रहा है। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे ना, इस पे एक और एपिथेलियम की कवरिंग होती है यहाँ इंटरवाइनेट या कॉनिका पे। ये एपिथेलियम होती तो सिंगल लेयर्ड है पर लगती है मल्टी लेयर्ड, यानी कि ये स्ट्रेटिफाइड तो नहीं है पर स्ट्रेटिफाइड लग रही है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, और इसमें ना सिलिया निकले हुए होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है सिलिएटेड। और ऐसे कॉलमनर सेल्स होते हैं इसमें, इसलिए इसे कहा जाता है कॉलमनर। और इसमें बीच बीच में ना गॉबलेट सेल भी पाए जाते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है ग्लैंडुलर। तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम इसका नाम होता है। ठीक है। और इसका पर्पस क्या है कि जो डस्ट यहाँ पर आके इस एरिया में ट्रैप हो गई है, उस धूल डस्ट में ये अपनी म्यूकस को चिपका लेती है, डस्ट और म्यूकस आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं, और सिलिया जो है इस धूल चिपकी हुई म्यूकस को लगातार इस एरिया से बाहर की तरफ निकालते रहते हैं ताकि इसे बाहर स्पिट किया जा सके। अच्छा, यही स्यूडोस्टेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम ट्रैकिया में भी होती है, और ट्रैकिया में वो क्या करती है, वो ऊपर की तरफ पुश करती है डस्ट धूल चिपकी हुई म्यूकस को, ताकि उसे फेरिंग्स में लाया जा सके जहां से उसे स्पिट किया जा सके। तो यहाँ पर सिलिया नीचे बीट कर रहे हैं और यहाँ पर सिलिया ऊपर बीट कर रहे हैं। स्यूडोस्टेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर ग्रैन्युलर का पर्पस एक ही होता है कि डस्ट और फॉरेन पार्टिकल्स को अपने अंदर चिपकाना, और फॉरेन पार्टिकल्स या डस्ट को जो एयर में है उन्हें लगातार बाहर निकालते रहना ताकि वो लंग्स में जमा ना हो पाए। ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे ये स्यूडोस्टेटिफाइड वाली एपिथेलियम की जगह एक दूसरी एपिथेलियम होती है। ये दूसरी एपिथेलियम जो होती है ना कुछ जगहों पे, इसमें ना रिसेप्टर्स होते हैं और इसे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम कहा जाता है। इसी को हम न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम भी कहते हैं। तो ऑल्फैक्टरी या न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, इस एपिथेलियम की क्या खास बात होती है कि ये जो एपिथेलियम है ये स्मेल के लिए सेंसिटिव है। इसमें रिसेप्टर्स होते हैं, स्मेल रिसेप्टर्स, जो फिर है ना ब्रेन में जाते हैं, ब्रेन में आगे ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं, तो वहां पे जो स्मेल की सेंसेशन होती है ना उसको ये रिसीव करते हैं। इसी का दूसरा नाम श्नीडेरियन मेम्ब्रेन भी है। ठीक है। तो स्यूडोस्टेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम तो पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में होती है, लेकिन नोज के ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पर थोड़ी सी न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम भी पाई जाती है। जब इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाता है ना, नाक में सूजन आ गई, इन्फेक्शन हो गया, तो ये इसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है इस मेम्ब्रेन की, इसलिए हम जुकाम के टाइम ज्यादा स्मेल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, आपने सुना होगा ऐसा। ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसके बारे में। चलिए, तो ये हमने यहाँ पे इसके बारे में बात करी, और नीचे ये इसोफेग ट्रैकिया और इसोफेगस के बारे में। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा था इस हिस्से की। तो ट्रैकिया का ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ना, ये हिस्सा, ये मॉडिफाई होकर एक अरेंजमेंट ऑफ कार्टिलेज बनाता है। दिस अरेंजमेंट ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड एज द लैरिंग्स। तो यहाँ पे ट्रैकिया के ऊपर वाले हिस्से में मॉडिफिकेशन से कुछ कार्टिलेज इकट्ठे हो जाते हैं। एक बड़ा सा कार्टिलेज जो आगे की तरफ होता है, इसको हम कहते हैं थायराइड कार्टिलेज। ठीक है। ये एडम्स एप्पल भी कहलाता है। ये हाइलीन कार्टिलेज है जो प्यूबर्टी के बाद और ज्यादा ग्रो होता है मेल में, जिसकी वजह से मेल में ये हिस्सा ऐसे उभर के बाहर आ जाता है ना। तो ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर भी है, एडम्स एप्पल इसीलिए कहते हैं इसको। ठीक है। वॉइस लैग हो रहा है क्या? संस्कृति जी कह रही है वॉइस लैग हो रहा है। नहीं हो रहा, कोई भी नहीं कह रहा, संस्कृति तुम ही रिफ्रेश करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो कार्टिलेज यहाँ पर पीछे होते हैं जिन्हें हम एरेटेनॉइड कहते हैं। साइड व्यू में एक ही दिख रहा है, पर ये दो कार्टिलेज पीछे हैं, इन्हें एरेटेनॉइड कहा जाता है। और ऊपर यहाँ पर ये कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी है। तो इस तरह से थायराइड जो है पीछे नहीं है, एरेटेनॉइड आगे नहीं है। थायराइड एक कार्टिलेज है, एरेटेनॉइड दो है, और इस तरह से जुड़े होते हैं। पर ये एयर पैसेज अभी भी खुला हुआ है, देखिए, आगे थायराइड पीछे दो एरेटेनॉइड है, इनके बीच में एयर की कैविटी है। नीचे एक रिंग शेप कार्टिलेज और होता है जिसका नाम होता है क्रिकॉइड। ठीक है। नीचे एक और रिंग शेप कार्टिलेज है विच इज कॉल्ड एज द क्रिकॉइड। तो ये सब कार्टिलेज मिलकर लैरिंग्स बनाते हैं, क्रिकॉइड। क्रिकॉइड, एरेटनॉइड, थायराइड, और ये जो ऊपर छोटा दिख रहा है आपको, ये कहलाता है कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। इतने ज्यादा कार्टिलेजेस के नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जो काम की बात आपको याद रखनी है वो ये है कि सारे कार्टिलेजेस जो है ट्रैकिया के ऊपर वाले पार्ट में, वॉल की जगह पर कार्टिलेज होते हैं, ये आपस में लिगामेंट्स और मेम्ब्रेन से जुड़े हुए रहते हैं। इन्हीं मेम्ब्रेन्स के ढीले पड़ जाने पर जब ये फड़फड़ाती हैं, एयर फ्लो होती है जब लैरिंग्स के थ्रू, तो खर्राटे का साउंड आता है सोने के बाद। ठीक है। लेकिन ये कार्टिलेजेस तो इस तरह से अपनी जगह पर है, पर एक और चीज होती है लैरिंग्स के अंदर, जिसे हम कहते हैं इसका वोकल कॉर्ड्स। अभी क्या होता है, दो जोड़ी वोकल कॉर्ड होती है। ऊपर वाले तो फॉल्स वोकल कॉर्ड होती है जो आगे थायराइड से पीछे रेक्टॉइड से जुड़ी है। नीचे वाला जो है वो ट्रू वोकल कॉर्ड होता है। अब ऊपर वाला फॉल्स और नीचे वाला ट्रू वोकल कॉर्ड है। तो ये वोकल कॉर्ड इस तरह से अरेंज होती है, देखिए, आगे किससे जुड़ी हुई है, थायराइड कार्टिलेज से, पीछे किससे जुड़ी हुई है,
एरेटिनॉइड कार्टिलेज से अक्रॉस द ल्यूमन, इस तरह से एयर पैसेज में ये लगी हुई है। अक्रॉस द ल्यूमन लगे होने का मतलब होता है आगे से पीछे जा रही है इस तरह से, तो ये आगे थायराइड से जुड़ी है, पीछे एरेटिनॉइड से जुड़ी है, और ये ल्यूमन के अक्रॉस इस तरह से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये तो इस तरह से है, लेकिन नॉर्मली ये वोकल कॉर्ड ढीली पड़ी रहती है। ढीली पड़ी रहती है मतलब थायराइड और रेटिनॉइड के बीच में जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम है, जिसकी वजह से वोकल कॉर्ड की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, तो ढीली पड़ी हुई है। जब ये वोकल कॉर्ड ढीली पड़ी रहती है तो हवा यहाँ से गुजरती रहती है, लेकिन आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। हवा यहाँ से गुजरती है, आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। देखिए यहाँ से हवा गुजर जाती है पर आवाज़ नहीं आती यहाँ, लेकिन मैं इसमें बना देता हूँ इस वाले डायग्राम में। ये देखिए ये आगे थायराइड है, ये पीछे यहाँ पर ये दो सेंटोरिनी और ये दो एरेटिनॉइड है, और ये नीचे जो है ये क्रिकॉइड है। और ये यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स है। तो अभी क्या होता है कि कुछ मसल्स होती हैं जिन्हें हम स्पीच मसल्स कहते हैं, जो आगे थायराइड कार्टिलेज से जुड़ी हुई है, ये देखिए, और पीछे एरेटिनॉइड कार्टिलेज से जुड़ी हुई है। ये स्पीच मसल्स है। नॉर्मली ये स्पीच मसल्स ढीली पड़ी रहती हैं, तो वोकल कॉर्ड भी ढीली पड़ी रहती है और हवा यहाँ से गुजर जाती है पर कोई आवाज़ नहीं आती। तो यहाँ से जब हवा एक्सेल होती है तो कोई आवाज़ नहीं आती। लेकिन अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फोनेशन, यानी बोलने की कला, कि बोलने पर इसी एरिया से जब हवा गुजरती है तो आवाज़ कैसे आती है। आवाज़ ऐसे आती है भाइयों कि जैसे हमको कुछ बोलना है, तो ये सबसे पहले ना इन स्पीच मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो आगे भी है और पीछे भी है। मुझे ये बताओ, ये स्पीच मसल्स वॉलंटरी होती हैं कि इनवॉलंटरी होती हैं? जो आगे थायराइड और पीछे एरेटिनॉइड से जुड़ी है, वॉलंटरी होती है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से बोलते हो, अपने आप नहीं बड़बड़ाते रहते हो। तो ये आगे वाली जो स्पीच मसल्स हैं सबसे सेंसिटिव मसल्स होती है हमारी बॉडी की, और पीछे वाली जो स्पीच मसल्स हैं जब आगे वाली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये थायराइड कार्टिलेज को आगे खींचेंगी। जब ये वाली स्पीच मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये थायराइड कार्टिलेज को आगे खींचती हैं। उसी वक्त ये पीछे वाली स्पीच मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये एरेटिनॉइड कार्टिलेज को पीछे खींचती हैं। ठीक है, तो ये थायराइड कार्टिलेज को आगे खींच रही है और ये एरेटिनॉइड कार्टिलेज को पीछे खींच रही है। ठीक है, तो जब ये स्पीच मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो थायराइड और रेटिनॉइड एक दूसरे से दूर जाएंगे। जब ये एक दूसरे से दूर जाएंगे तो इनके बीच में जो वोकल कॉर्ड लगी हुई है वो खींचेंगी, है ना। पता है लैरिंग्स का प्रिंसिपल क्या है? वही वैसे ही जैसे आपने छोटे बच्चों के जूतों में या रबर के खिलौनों में लगी हुई सीटी देखी है, वो सीटी क्या होती है? एक हॉलो सिलेंडर होता है जिसमें दो पत्तियां फंसी हुई होती है अंदर। जब हवा उस हॉलो सिलेंडर से गुजरती है तो पत्तियां जो सीटी के ल्यूमन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है वो वाइब्रेट होती है एयर के पैसेज से, और उसके वाइब्रेशन से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वही सीटी कहलाती है ना, वही विसल कहलाती है। वैसे यहाँ पे क्या होता है कि ये लैरिंग्स के अंदर दो स्ट्रेट फ्लैट स्ट्रिप लाइक पत्ती की तरह चपटी वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। ऊपर वाली फॉल्स, नीचे वाली ट्रू। फॉल्स वोकल कॉर्ड से फ्लूइड सीक्रेट करती हैं, जो ट्रू वोकल कॉर्ड को मॉइस्ट रखता है। जो एक्चुअल साउंड प्रोड्यूस होता है वो नीचे वाली वोकल कॉर्ड यानी ट्रू वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स है, जब ये ट्रू वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करेंगे ना तो साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो जब हमको बोलना होता है तो पहले वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग प्रोड्यूस साउंड, सुना होगा आपने। स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग का वाइब्रेशन जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है, ढीली स्ट्रिंग का नहीं। तो जब तक ये वोकल कॉर्ड ढीली पड़ी हुई थी, जब तक ये वोकल कॉर्ड ढीली पड़ी हुई थी तब तक हमको कोई साउंड नहीं आ रहा था। ठीक है, जब तक हमको कोई साउंड नहीं आ रहा था, हवा यहाँ से निकल गई देखो, लेकिन आवाज़ नहीं आई। आवाज़ कहाँ आई, है ना। लेकिन जब हमको बोलना होता है तो स्पीच मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, थायराइड और एरेटिनॉइड एक दूसरे से दूर जाते हैं, वोकल कॉर्ड खींचती हैं, और जब ये वोकल कॉर्ड खींचती हैं तो क्या होता है, अब ये टाइट हो जाती हैं और अब वो आदमी यहाँ से एयर को एक्सेल करता है। फिर अब जब वो आदमी यहाँ से एयर को एक्सेल करता है, ठीक है, तो ये वाइब्रेट करती है वोकल कॉर्ड। इनके वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड। तो जब ये साउंड माउथ में आता है यहाँ, तो लिप और टंग की मदद से इस साउंड को तराश के या कार्व करके हम वर्ड्स में बदल लेते हैं। जैसे पत्थर की शिला में से ऐसे तराश के मूर्ति निकाल ली, वैसे क्या होता है जब ये साउंड जो है प्रोड्यूस हो माउथ में पहुंचता है तो लिप और टंग की मदद से हम इस साउंड को वर्ड्स में बदल देते हैं। और जब ये वर्ड्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मुंह से बाहर निकलते हैं कोई मतलब बनाते हुए, तो इसको मेकिंग सम सेंस, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पीच। तो लैरिंग्स प्रोड्यूसेस स्पीच, क्या ये सही है? नहीं, लैरिंग्स ओनली प्रोड्यूसेस साउंड। साउंड कहाँ प्रोड्यूस हुआ? लैरिंग्स में। साउंड जब माउथ में आया तो लिप और टंग की मदद से साउंड को कार्व करके हमने किस में बदल लिया? वर्ड्स में। एंड व्हेन दीज वर्ड्स एग्जिट अवर माउथ इन अ सीक्वेंस मेकिंग सम सेंस, देन वी कॉल इट एज स्पीच। तो फिर हमें स्पीच कहते हैं। तो लैरिंग्स डज नॉट प्रोड्यूस स्पीच, लैरिंग्स ओनली प्रोड्यूसेस साउंड। तो फिर आखिर वर्ड्स कहाँ बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं दोस्तों ब्रेन में। ब्रेन में कुछ सेंटर्स होते हैं, स्पीच सेंटर, जो मैं ब्रेन में पढ़ाऊंगा आपको, वर्निकेज एरिया, ब्रोकाज एरिया। तो वर्ड्स बनते हैं उन स्पीच सेंटर्स में। ठीक है, और फिर ये जो स्पीच सेंटर है ना, ये मोटर एरिया को बताते हैं। ब्रेन में ही यहाँ पीछे एक और एरिया होता है जिसे मोटर एरिया कहते हैं, जो लिप और टंग के मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। तो वर्ड कहाँ पैदा होता है बताइए? वर्ड पैदा होता है स्पीच सेंटर में, यहाँ। देखिए जो वर्ड है, वर्ड यहाँ बन रहा है कहाँ? स्पीच सेंटर में। लिप और टंग के मूवमेंट को कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? तो मोटर एरिया। जैसे मैं आपको बोलूं तो ये फिर वर्ड यहाँ बनता है, मोटर एरिया को बताता है, वो लिप एंड टंग को चलाता है। जैसे देखिए मैं आपसे अगर पूछूं कि ये क्या है, ये क्या है?
तो आप सब बोलोगे मोबाइल, मोबाइल, ठीक है। तो हुआ क्या, आंखों ने देखा कि मोबाइल है और इसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन में गई एसोसिएशन एरिया में, तो उसने रिकॉग्नाइज किया मेमोरी से ये तो मोबाइल है। तो वर्ड कहाँ बना, वर्ड बना स्पीच सेंटर में, मोबाइल। तो स्पीच सेंटर ने मोटर एरिया से कहा अपने को ना मोबाइल बोलना है, फिर वॉलंटरली हमने यहाँ से हवा को बाहर एक्सेल किया। तो स्पीच सेंटर ने मोटर एरिया को पहले बोल दिया था, जब हवा को यहाँ से हमने बाहर एक्सेल किया तो यहाँ पर जो ये लैरिंग्स है इसमें साउंड प्रोड्यूस हुआ, जब एयर यहाँ से वाइब्रेट होकर माउथ में आई तो जब साउंड प्रोड्यूस हुआ, साउंड माउथ में पहुंचा तो मोटर एरिया ने लिप और टंग को ऐसे हिलाया कि बाहर क्या वर्ड निकला, मोबाइल। तो वर्ड यहाँ बना, मोटर एरिया ने लिप और टंग को हिलाया, साउंड यहाँ बना। समझ में आई बात। तो इस तरह से ये वर्ड बनता है, तो इसे बोलते हैं आर्ट ऑफ फोनेशन या स्पीच। सभी जानवर डम होते हैं, इसलिए थोड़ी कि उनके लैरिंग्स नहीं होता, लैरिंग्स सारे जानवरों के होता है, लेकिन उनके ब्रेन के अंदर ना स्पीच सेंटर नहीं होता, इसलिए वो डम होते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन के दौरान मंकीज के बाद निएंडरथल मैन तक का मैन डम था। क्यों डम था भाई, ऐसा थोड़ी था कि उसके लैरिंग्स नहीं था, आवाजें तो निकालता था वो, लेकिन उसके ब्रेन में स्पीच सेंटर डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए वो डम था। बात समझ में आ रही है आपको। तो इसके बाद ही इंसान की डमनेस खत्म हुई, उसने बोलना शुरू किया। अब असली डम वो होता है दोस्तों जिसका स्पीच सेंटर खराब है, क्योंकि अगर आपने ऑपरेट करके मेरा लैरिंग्स निकाल दिया तो मैं डम थोड़ी हो जाऊंगा। आप पूछोगे ये क्या है, मैं बोल नहीं सकता तो क्या, मैं लिख के बता दूंगा मोबाइल है, रिटन स्पीच है ना। लेकिन डम वो है जिसके दिमाग में शब्द ही नहीं बन रहा है कि ये मोबाइल है। उससे पूछो ये क्या है, उसके दिमाग में शब्द ही नहीं बन रहा, आवाज से ही निकल रही, पर ये क्या है, आया वो क्या आया, ये क्या आया, हर चीज आया आया ऐसा कर रहा है वो, हर चीज में शब्द नहीं बना पा रहा है ना। जो जन्म से डेफ होते हैं ना वो डम भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सुना ही नहीं, तो वो बोलना कहाँ से सीखेंगे। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, जो जन्म से डम होते हैं वो बहरे भी हो यानी डेफ भी हो, ये कोई जरूरी नहीं है। समझ में आई बात। तो ये तो हो गया स्पीच सेंटर के बारे में बात। अच्छा, कई लोगों का स्पीच सेंटर नहीं, कई लोगों का मोटर एरिया खराब होता है, पता है आपको। उन लोगों के दिमाग में शब्द बिल्कुल सही बन रहे हैं, उनसे कोई भी चीज लिखा लो वो बिल्कुल सही लिखते हैं, आवाज भी यहाँ से सही निकलती है, वर्ड भी बिल्कुल सही बनते हैं दिमाग में, मोटर एरिया खराब है, लिप और टंग के मूवमेंट जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहे हैं। पत्थर की शिला में से तराश की मूर्ति बनानी थी वो नहीं बना पा रहे, उनसे लिखवा लो तो बिल्कुल सही लिख देंगे, वो शब्द भी सही बन रहा है, आवाज भी सही निकल रही है, लेकिन मोटर एरिया खराब होने की वजह से जब वो आवाज मुंह में पहुंचती है तो लिप और टंग के मूवमेंट कोऑर्डिनेट करके वो उससे वर्ड नहीं बना पा रहे हैं। मतलब बात करते हैं क्या बोल रहे हैं, जो टुटा कबू हो ना गोलमाल दुनिया में, गोलमाल, तो वैसे बोले तो मतलब शब्द सही बन रहा है दिमाग में, आवाज भी सही निकल रही है, लेकिन मोटर एरिया जो है वो लिप और टंग का मूवमेंट कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, या कोई तुतला रहा है ना, बोला ए पत्ती इतला तो पहले तो मल तलने थे दांत मल दूंगा। तो अभी क्या हो रहा है कि उसका ना ये एरिया में प्रॉब्लम है, कौन से एरिया में, मोटर एरिया में। समझ में आई बात। तो भाई अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स अलग अलग जगह हो सकती हैं। वॉलंटरी मसल्स आपको पता है जब जोर की इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो वॉलंटरी मसल्स कई बार काम करना बंद कर देती है, क्योंकि है ना वो मसल्स को ब्लड फ्लो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना दूसरे ऑर्गन्स को। तो कई बार डर के हमारे आवाज ही नहीं निकली, क्योंकि स्पीच मसल्स जो है ना ढीली पड़ जाती है, तो आदमी बोलना चाहता है, आवाज लिप और टंग के मूवमेंट कोऑर्डिनेट हो रहे हैं मोटर एरिया से, स्पीच सेंटर में वर्ड भी बन रहा है लेकिन आवाज नहीं निकल रही यहाँ से, क्योंकि ये वाली जो मसल्स है ना स्पीच मसल्स, ये ढीली हो गई, हवा निकल गई, आवाज नहीं निकल रही। तुम्हारे दोस्त की टेबल के नीचे सांप बैठा हुआ है, वो देख नहीं पा रहा, वो कह रहा क्या है, आवाज एकदम चली गई, क्या बोल रहा है, सांप निकल नहीं रहा मुझसे उसके, तो ऐसा सुना है आपने। तो डर के मारे कई बार आवाज नहीं निकलती क्योंकि स्पीच सेंटर का एरिया। अच्छा, जब हम सो जाते हैं तो जनरली हम बोल नहीं पाते, पता है क्यों, क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो ये स्पीच मसल्स है ना, वॉलंटरी मसल्स, ये ढीली हो जाती है, तो जब ये ढीली हो जाती है तो दिमाग में शब्द बनता है, मोटर एरिया से लिप और टंग के मूवमेंट भी हो सकते हैं, पर यहाँ से आवाज नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि लैरिंजियल वोकल कॉर्ड ढीली हो गई ना, क्योंकि लैरिंजियल मसल्स रिलैक्स। समझ में आई। चलो भाई, तो ये तो हमने स्पीच के बारे में बात करी। अच्छा, अलग अलग लोगों की स्पीच अलग अलग होती है, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वोकल कॉर्ड सबका सेम नहीं होता। अरे ट्यूनिंग फॉर्क में प्रैक्टिकल में आपने किया होगा एक्सपेरिमेंट, च्युइंगम भी चिपका दो तो उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, तो हर एक की जो फ्रीक्वेंसी अलग होती है। हालांकि इस टेंशन को चेंज करके आप दूसरे की फ्रीक्वेंसी पर बात कर सकते हो, मिमिक्री करते हैं लोग, एक दूसरे की आवाज निकालते हैं, तो वोकल कॉर्ड तो सबकी अलग अलग है, लेकिन वो जो स्पीच मसल्स की टेंशन है उसे कम ज्यादा करके हम फ्रीक्वेंसी को सिमिलर बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मेल और फीमेल वॉइस में थोड़ा सा फर्क होता है, आपने ये भी देखा होगा, मेल वॉइस जो होती है ना वो लो पिच होती है, लेकिन फीमेल वॉइस जो है वो थोड़ी सी हाई पिच होती है। क्या फर्क होता है, हाई पिच वॉइस मतलब ऐसा क्यों होता है, श्रिल होती है, क्योंकि जो ये आगे वाला जो कार्टिलेज है ना जिसको हम बोलते हैं थायराइड कार्टिलेज, ये प्यूबर्टी से पहले इतना भारी नहीं होता, तो आवाज पतली होती है, लड़कों की भी आवाज पतली होती है प्यूबर्टी से पहले। कई बार लड़कों को यूज करते हैं ना, फोन कर, हेलो आंटी वो है क्या, मैं उसकी सहेली बोल रही हूँ, मतलब आप लड़के छोटे बच्चे को यूज कर सकते हो आवाज चेंज करने के लिए, लेकिन बड़े आदमी की एक बार प्यूबर्टी आ गई तो उसके बाद आवाज बदल जाती है, तो फिर आप उसकी आवाज यूज नहीं कर सकते। तो उसका रीजन ये है कि ये ना ये मेल में प्यूबर्टी आने के बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में थायराइड कार्टिलेज मोटा और भारी हो जाता है, तो आवाज ज्यादा भारी हो जाती है, फीमेल में ये पतला ही रहता है। समझ में आई बात। तो लड़कों की आवाज और लड़की की आवाज में ये जो फर्क आ जाता है प्यूबर्टी के बाद, इसलिए आ जाता है। तो ये तो हो गया मेल और फीमेल वॉइस में फर्क क्यों आ गया वो। हाँ। अच्छा, फीमेल वॉइस हाई पिच होती है, तो हाई पिच होने की वजह से उसमें डैम्पनिंग कम होती है, तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। समझ में आई बात। तभी तो, क्योंकि पिच हाई है ना, बताओ अनाउंस मतलब खतरे के लिए लाल बत्ती क्यों यूज करते हैं, हरी बत्ती क्यों नहीं करते, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, स्कैटरिंग कम होगी।
दूर से अगर आपको ग्रीन दिखे ना दिखे लेकिन रेड दिखेगा, है ना। इसी तरह से ना फीमेल वॉइस हाई पिच होती है, श्रिल होती है, तो उसमें डैम्पनिंग कम होती है, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तभी तो सब पब्लिक प्लेसेस पे जो अनाउंसमेंट्स होती हैं वो हमेशा फीमेल वॉइस में होती है। रेलवे स्टेशन, पब्लिक बस स्टैंड पे नहीं देखा आपने? इसलिए थोड़ी फीमेल उसमें अनाउंसमेंट होती है कि फीमेल वॉइस सुन के लोग जल्दी भाग के जाएंगे, मेल वॉइस सुन के कोई जाएगा नहीं। इसलिए होती है कि वो ज़्यादा दूर तक सुनाई देती है। और यहाँ तक कि आपने ये भी देखा होगा, हाँ, कि अगर मेल वॉइस में कोई अनाउंसमेंट होती है तो वो बहुत तीखी होती है वो आवाज़, नहीं होती? देखा होगा आपने, आदमी कैसे बोलता है, उसके लाउड स्पीकर में कैसी आवाज़ आती है, आते हैं कृपया ध्यान दें प्लेटफॉर्म नंबर 4, एक बड़ी तीखी सी आवाज़ आती है, अजीब सी। आपको लगता है कौन पागल बैठा हुआ अंदर कैसे बोल रहा है। तो वो जो आवाज़ आ रही है तीखी सी, वो इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, है ना। तो इसलिए अनाउंसमेंट फीमेल वॉइस में होती है पब्लिक प्लेसेस में, क्योंकि वो ज़्यादा दूर तक सुनाई देंगी। आपने हॉरर फिल्मों में देखा होगा, हॉरर फिल्म कहानियों में हमेशा ऐसे लिखा होता है, सुनसान अंधेरी रात में सन्नाटे को चीरती हुई कहीं दूर से एक लड़की की चीख सुनाई दी, या एक औरत की चीख सुनाई दी। या औरत की चीख हमेशा सुनाई देती है, कभी आदमी की चीख नहीं सुनाई देती। कभी सुना एक आदमी की चीख सुनाई दी, कभी नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा दूर तक जाएगी, ट्रैवल करेगी। सुनाई भी देती तो कोई सुनना नहीं चाहता, बेचारा आदमी चिल्ला रहा है बचाओ, कोई सुन ही नहीं रहा। और लड़की थोड़ा सा भी चिल्ला दी, भाई आप चिल्लाई थी क्या, क्यों? लड़की बोली नहीं भैया नहीं चिल्लाई थी, नहीं आप चिल्लाई थी, बताओ क्या हो। जबरदस्ती सुनाई दे जाती है, मतलब नहीं भी चिल्लाएगी, ऐसे ही है भैया, है ना। तो ये फीमेल वॉइस जो है उसकी लो पिच हाई पिच होने की वजह से डिस्टेंस ट्रैवलिंग ज़्यादा। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने फोनेशन पढ़ा, फोनेशन मतलब बोलने की कला जो है। मेरे को क्या लग रहा है, इतना धमा चौकड़ी धम धम हो रही है,